जय हिंद साथियों, आज के इस क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो साथियों, बिहार पुलिस सिपाही की नई भर्ती 2025 के लिए आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 28 चलेगा। तो चलिए, रात के 8 बज चुके हैं, फटाफट से आप लोग लाइव चैट के साथ जुड़ जाइए। तो साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखिए, कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक प्रोटीन और कैल्शियम को सक्रिय करता है। तो याद कीजिए, जब हमने आपको विटामिन के बारे में बताया था तो हमने आपको बताया था विटामिन के। ठीक है, विटामिन के जो है रक्त को थक्का जमाने के लिए जिम्मेदार होता है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, विटामिन के। विटामिन डी की बात करें तो इसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स, जिसको सूखा रोग भी बोला जाता है। विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। विटामिन सी का क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन बी1 का थायमिन। विटामिन के का क्या है? फिलोक्विनोन। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल। और विटामिन बी12 का रासायनिक नाम पूछे तो साइनोकोबालामिन। इसमें कोबाल्ट धातु पाया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन के। अगला क्वेश्चन देखिए, डैश के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी। बताइए, किसके अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारतीय शासकों को अपनी स्वतंत्र सशस्त्र सेनाएं रखने की अनुमति नहीं दी गई थी? तो ये था सहायक संधि प्रणाली। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, सहायक संधि प्रणाली। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत के इतिहास के कालानुक्रम को दर्शाता है? सबसे पहले यहाँ पे देखिए, गुप्त साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य, मुगल और दिल्ली सल्तनत। इसको आपको कालक्रम में सजाना है। तो यहाँ पर देखिए, हम सभी जानते हैं दिल्ली सल्तनत जो कि 1206 में स्टार्ट होता है और ये 1526 तक चलता है। दिल्ली सल्तनत का आखिरी वंश था लोधी वंश, और लोधी वंश का आखिरी शासक था इब्राहिम लोधी। तो 1206 से 1526 तक चलता है। उसके बाद 1526 में मुगल वंश की स्थापना की जाती है और ये चलता है कब तक? तो 1757 तक चलता है मुगल वंश। तो इन दोनों में से सबसे पहले दिल्ली सल्तनत होगा, उसके बाद मुगल। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख देते हैं एस, उसके बाद आर। अब यहाँ पे गुप्त साम्राज्य और मौर्य साम्राज्य की बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो मौर्य साम्राज्य की बात करें तो ये 300 ईसा पूर्व में स्टार्ट हुआ था और 122 ईसा पूर्व तक चला था। और गुप्त साम्राज्य जो है ये 3री शताब्दी 6ठी शताब्दी। ठीक है, 3री शताब्दी से 6ठी शताब्दी। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा सबसे पहले एस आर। उसके पीछे यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन आपका यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पर देख सकते हैं एक ही ऑप्शन में एस और आर यहाँ भी है। अब क्यू पी है और पी क्यू है, दोनों में से कौन सा होगा? तो यहाँ पर देखिए, दोनों में से सबसे पहले मौर्य साम्राज्य होगा 300 ईसा पूर्व से 122। उसके बाद आता है गुप्त साम्राज्य, यानी कि सबसे पहले यहाँ पर आपका हो जाएगा क्या? क्यू, उसके बाद पी और एस आर। तो यहाँ पर देख सकते हैं क्यू पी एस आर, ऑप्शन ए में दिया हुआ है। विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए, विश्व मरुस्थलीय एवं सूखा रोकथाम दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या होगा? यह मनाया जाता है 17 जून को। कब? 17 जून को। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस और इसी दिन बिहार दिवस भी मनाया जाता है। इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? बताइए, इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? तो याद रखिएगा, वित्त मंत्रालय। बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। नीति आयोग के बारे में बता चुके हैं, इसके स्थान पर पहले था योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पर अब नीति आयोग आ चुका है। नीति आयोग की स्थापना
1 जनवरी 2015 को किया गया था। भारतीय रिजर्व बैंक की बात करें तो इसकी स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? तो यंग हिल्टन आयोग समिति के सिफारिश पर 1935 में आरबीआई की स्थापना होती है और 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। चलिए आगे देखिए, मोपला विद्रोह किन वर्षों के दौरान हुआ था? बताइए, क्वेश्चन 6 के लिए आंसर बताइए। मोपला विद्रोह कई बार बता चुके हैं, ये केरल के मालाबार तट में हुआ था, ठीक है। और ये कब हुआ था? तो 1921 में स्टार्ट हुआ था और 1922 तक चला था। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही आंसर है। चलिए आगे देखते हैं, अनुच्छेद 51A जिसमें मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है को किस संविधान संशोधन के तहत संविधान में शामिल किया गया था? चलिए क्वेश्चन 7 के लिए आप लोग आंसर बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है और साथियों सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके अपना अपना स्कोर बताना है कि आपने प्रैक्टिस सेट में कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो ये तो कई बार बता चुके हैं, 42वां संविधान संशोधन, ठीक है, जो कि 1976 में हुआ था। इसी के तहत मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। जिस समय जोड़ा गया था 10 मौलिक कर्तव्य ही जोड़े गए थे। बाद में 11वां मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है। 86वां संविधान संशोधन 2002 के तहत बाद में इस 11वें मौलिक कर्तव्य को जोड़ा जाता है, ध्यान रखिएगा। 42वां संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि लघु संविधान भी माना जाता है। बाकी 44वां के बारे में आप सभी जानते हैं। इसी के तहत ये 1978 में हुआ था। इसी के तहत मौलिक अधिकार की सूची से संपत्ति के अधिकार को हटाया गया था, ठीक है, 44वां संशोधन के द्वारा। 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है और 74वां जो है नगर पालिका से संबंधित है। राज्यसभा सांसद के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो संसद की बात करें उसमें 2 सदन होता है, लोकसभा, राज्यसभा। राज्यसभा जो है ये एक अस्थाई सदन होता है, ठीक है, अस्थाई सदन होता है, इसे भंग नहीं किया जा सकता है। जबकि लोकसभा की बात करें तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो राज्यसभा में जो सांसद होते हैं इसके कार्यकाल की जो अवधि होती है 6 वर्षों के लिए। डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही जवाब है। और राज्यसभा के सदस्य जो है 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद पूछा जाता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं और नए सदस्य उसमें भरे जाते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक 2 वर्ष के बाद कितना सदस्य? 1/3 सदस्य, ये आपको ध्यान रखना है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम उम्र कितना होना चाहिए? 30 वर्ष, लेकिन लोकसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम 25 वर्ष ही चाहिए। भारतीय मानक समय का निर्धारण 82.5 डिग्री पूर्व देशांतर वाली याम्योत्तर रेखा को मानक याम्योत्तर मानकर किया जाता है। यह इनमें से किसके पास से होकर गुजरती है? और साथियों बहुत ही जल्द आपका खान सर का जो बिहार पुलिस के लिए प्रैक्टिस सेट का बुक आया हुआ है उससे आपका प्रैक्टिस सेट स्टार्ट हो जाएगा। चलिए, और आज 7:30 बजे की क्लास बंद था, कल से आपका चलेगा, ठीक है, जिसमें साइंस क्लास स्टार्ट किया गया है। एक प्रैक्टिस सेट हुआ है, उसको एप्लीकेशन पर अपलोड कर देंगे, उसका PDF भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर हो जाएगा इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरता है, ठीक है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में पड़ता है। चलिए, 10 डिग्री चैनल जिसको 10 डिग्री जलसंधि भी बोलते हैं निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो हमने आपको 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल तीनों हमने आपको बताया था। तो 10 डिग्री चैनल जो है ये अंडमान एवं निकोबार के बीच में है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच में। अंडमान निकोबार एक संघ शासित प्रदेश है। इसकी राजधानी कहाँ पर है? तो पोर्ट ब्लेयर, लेकिन पोर्ट ब्लेयर का नया नाम हो गया है श्री विजयपुरम। लक्षद्वीप की बात करें तो ये टोटल 36 छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। इसकी राजधानी कहाँ पर है? कवरत्ती। वर्ड्स ऑफ फ्रीडम आइडियाज ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी?
बताइए इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस पुस्तक के लेखक हैं वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल, ठीक है, जिन्हें भारत का बिस्मार्क और लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें तो भारत के प्रथम गृह मंत्री एवं प्रथम उप प्रधानमंत्री भी बने थे वल्लभ भाई पटेल। बी आर अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री बने थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कब हुआ था? तो 23 जनवरी को। 23 जनवरी, बताइए कब? 1897, ठीक है, 23 जनवरी 1897 को उड़ीसा के कटक में सुभाष चंद्र बोस का जन्म हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो इनको 1913 में, ठीक है, नोबेल प्राइज मिला था गीतांजलि के लिए। किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? साथियों, हम क्लास में जो भी आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन बताते हैं ये पूरा आपको नोट्स के रूप में लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए तो ये नंबर लिखा हुआ है 9631887058, इस नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। उसमें आपको बिहार पुलिस का क्वेश्चन बैंक और साथ में स्पेशल बिहार जीके का भी नोट्स मिल जाएगा, ठीक है। टोटल आपका 43 या 44 नोट्स अपलोड हो चुका है, बहुत ही जल्द इसमें नोट्स आगे अपलोड किया जाएगा। तो किसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है? तो कोबाल्ट के समस्थानिक का। कोबाल्ट का कौन सा समस्थानिक? तो कोबाल्ट 60 का इस्तेमाल होता है कैंसर के उपचार में। वायुमंडल में तड़ित द्वारा किस गैस का स्थिरीकरण हो सकता है? इसको डायरेक्ट याद रखिए, इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन। अच्छा, नाइट्रोजन की बात करें, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस है? तो यही नाइट्रोजन है 78%, जो कि सबसे अधिक है। ऑक्सीजन वायुमंडल में 20.98% है, यानी कि लगभग मान सकते हैं 21% के आसपास ऑक्सीजन है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना है? तो 0.03% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडल में। वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस नहीं पाई जाती है? तो याद रखिएगा रेडॉन। ये एकमात्र ऐसा अक्रिय गैस है जो कि वायुमंडल में बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, वायुमंडल में कौन सी अक्रिय गैस सबसे अधिक मात्रा में है? तो आर्गन। वायुमंडल में आर्गन जो अक्रिय गैस है सबसे अधिक मात्रा में है। कितना है? तो 0.93% के आसपास है आर्गन गैस। कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है? बताइए क्वेश्चन 14 के लिए आंसर क्या होगा? तो हमने आपको दो विटामिन बताया था, एक जल में घुलनशील, दूसरा वसा में। तो विटामिन बी और विटामिन सी ये जल में घुलनशील होते हैं। इसके बाद विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और के, ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पूछा गया कौन सा विटामिन जल में घुलनशील विटामिन है, तो इसका सही जवाब है देखिए बी और सी। तो ऑप्शन में बी ऑप्शन में दिया है, विटामिन B1 या फिर बी, एक ही बात है, ये जल में घुलनशील है और ये वसा में घुलनशील है। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने किस साम्राज्य को चेरी नाम दिया था? डलहौजी को भारत में रेलवे का जनक माना जाता है, ठीक है, और इसने ही राज्य हड़प नीति लाया था। तो इसका सही जवाब है अवध साम्राज्य को चेरी नाम दिया था। सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, अवध को जो ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया था कब? तो 1856 में, ठीक है। डलहौजी ने 1856 में अवध पर अधिकार कर लिया था, ठीक है, अवध पर अधिकार किया था 1856 में। यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, डलहौजी ने राज्य हड़प नीति के तहत सबसे पहले किस साम्राज्य को ब्रिटिश में मिलाया गया था? तो सतारा को। सबसे पहले मिलाया गया था सतारा को 1848 में। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? तो इससे पहले हमने आपको राष्ट्रपति का निर्वाचन बताया था। राष्ट्रपति का जो इलेक्शन होता है लोकसभा और राज्यसभा का निर्वाचित सदस्य प्लस अलग अलग राज्यों में जो विधानसभा है उसके निर्वाचित सदस्य प्लस दिल्ली और पुदुचेरी के विधानसभा के सदस्य इसमें भाग लेते हैं राष्ट्रपति में। और उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति में संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य भाग लेते हैं, मनोनीत और निर्वाचित दोनों। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? संसद के दोनों सदनों के सदस्यों के द्वारा, यानी कि इसमें सब हो जाएगा, निर्वाचित भी और मनोनीत भी, लेकिन राष्ट्रपति में केवल निर्वाचित ही भाग लेते हैं। तो डी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नए राज्यों के गठन, सीमाओं के फेरबदल इत्यादि से संबंधित
प्रावधानों का वर्णन किया गया है? बताइए किस अनुच्छेद में? तो यह है अनुच्छेद 3। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, अनुच्छेद 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वतंत्रता के बाद दूसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 में स्टार्ट हुआ था और 61 तक चला था। दूसरा पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? जर्मनी के सहयोग से किस इस्पात संयंत्र की स्थापना किया गया था? तो राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना जर्मनी के सहयोग से किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर दुर्गापुर की बात करें तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से किया गया था? तो ब्रिटेन। दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के सहयोग से किया गया था। ये पश्चिम बंगाल में है, राउरकेला उड़ीसा में है। और भिलाई की बात करें तो इसकी स्थापना रूस देश के सहयोग से हुआ था। रूस के सहयोग से भिलाई, ब्रिटेन के सहयोग से दुर्गापुर, जर्मनी के सहयोग से राउरकेला। कार्ल लैंडस्टीनर को किसके लिए जाना जाता है? बताइए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कार्ल लैंडस्टीनर तो बता चुके, इसका आंसर है रक्त समूह का पता लगाया था, ब्लड ग्रुप का पता लगाया था कार्ल लैंडस्टीनर ने। ठीक है, अच्छा, रक्त परिसंचरण तंत्र का पता किसने लगाया था? तो विलियम हार्वे। यहाँ पर नाम लिख देते हैं, विलियम हार्वे, इन्होंने रक्त परिसंचरण तंत्र का पता लगाया था। भारत के किस वायसराय ने निर्वाचित स्थानीय सरकारी निकायों के सृजन की पहल की थी? तो भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड रिपन को। यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, लॉर्ड रिपन। सिंपल सा क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, लॉर्ड रिपन की बात करें तो इसने ही 1878 में जो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट आया था, इसको रद्द किया था रिपन ने। कब? 1882 में वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने। और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को लाया था किसने? लॉर्ड लिटन ने लाया था। रद्द किया था लॉर्ड रिपन ने 1882 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में फ्रेंच बस्ती नहीं है? तो इसका सही जवाब है गोवा। गोवा जो है फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी, गोवा जो है पुर्तगाली बस्ती थी। गोवा की स्थापना आप सभी जानते हैं, पुर्तगाली गवर्नर अल्बुकर्क ने 1510 में बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से गोवा जीता था। ठीक है, गोवा को किससे जीता था? तो बीजापुर के आदिल शाही सुल्तान से। किसने जीता था? तो अल्बुकर्क ने। कब? 1510 में। तो ये जो है फ्रांसीसी बस्ती नहीं थी, ये पुर्तगाली बस्ती थी। बाकी पांडिचेरी, माहे, चंदन नगर, ये जो है मसूलीपट्टनम हो गया, ये सभी फ्रांसीसी बस्ती थी। सूरत भी आपका फ्रांसीसी बस्ती में आ जाएगा। प्लासी की लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? चलिए, ये क्वेश्चन कई बार बता चुके हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी और सिराजुद्दौला के बीच में होता है, नवाब सिराजुद्दौला के बीच में। कब? 23 जून 1757 को। कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन जिसमें स्वराज को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था? तो 1906 वाला जो अधिवेशन था ये हुआ था कलकत्ता में, और इसकी अध्यक्षता किया था दादा भाई नौरोजी ने। यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था? तो सिंपल सा क्वेश्चन है, लाहौर अधिवेशन जो 1929 में हुआ था, इसी अधिवेशन में पहली बार तिरंगा फहराया गया था। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था तथा 26 जनवरी 1930 का डेट आपको याद होगा। 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया था। ठीक है, और इसी वर्ष जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर में रावी नदी के तट पर भारतीय तिरंगे का पहली बार ध्वजारोहण किया गया था, इसलिए 26 जनवरी। ठीक है, यहाँ पर
आंसर हो जाएगा लाहौर कांग्रेस अधिवेशन 1929, सी ऑप्शन। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद भारत सरकार ने निजाम के हैदराबाद राज्य को निम्नलिखित में से किस कार्यवाही द्वारा अधिकार में लिया था? आप सभी जानते हैं स्वतंत्रता के बाद जो हैदराबाद राज्य था ये भारत में मिलना नहीं चाहता था, तो इसको ज़बरदस्ती मिलाया गया। तो किस तरह से? तो याद रखिएगा सैनिक कार्यवाही के द्वारा, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। बर्मा ब्रिटिश भारत से कब अलग हुआ? तो साइमन कमीशन की रिपोर्ट की सिफारिश पर 1935, ठीक है, 1935 में बर्मा अधिनियम के अंतर्गत भारत से अलग बर्मा देश बना था, ठीक है, 1935 का एक्ट दिया हुआ है, सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। और 1937 में ब्रिटिश भारत से वैदिक रूप से अलग हो गया था एवं एक पृथक प्रांत बना था 1937 में। तो अलग हुआ था 1935 में, बना था एक पृथक प्रांत 1937 में। तो ऑप्शन में 1935 दिया हुआ है। वाटरलू कहाँ स्थित है? बताइए वाटरलू कहाँ पर स्थित है? तो देखिए विश्व में वाटरलू जो है इस नाम से दो नगर है, पहला अमेरिका में है एक नगर और दूसरा है बेल्जियम में। तो अमेरिका तो ऑप्शन में नहीं है, तो बेल्जियम में दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। अच्छा, एक वाटरलू का युद्ध हुआ था, पूछा जाता है नेपोलियन वाटरलू का युद्ध कब हुआ था? तो 1815 में, याद रखिएगा, वाटरलू का युद्ध हुआ था जो कि बेल्जियम में स्थित था। तो यहाँ पर बेल्जियम वाला पूछा गया है, डी ऑप्शन सही है। आधुनिक भारत के मंदिरों का नाम किसके द्वारा बांधों को दिया गया था? तो इसका सही जवाब है पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ईंटों की कृत्रिम गोदी यानी कि डॉकयार्ड वाला एकमात्र सिंधु स्थल कौन सा था? तो बंदरगाह जिसको बोलते हैं लोथल था, जो कि गुजरात में है, भोगवा नदी के किनारे, ठीक है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? सही जवाब है मैत्रेय को माना जाता है, ठीक है, मैत्रेय को माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चलिए आप लोग इसका आंसर बताइए। इससे पहले हमने आपको बताया था राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है, तो याद रखना है। तो यहाँ पर देखिए राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगता है आर्टिकल यानी कि अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। और अगर आपसे पूछे कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है, तो इसे अमेरिका देश के संविधान से लिया गया है। अब इसमें कौन भाग नहीं लेता है ये आपको बताना है। संसद के किसी भी सदन के मनोनीत सदस्य, बिल्कुल सही है। देखिए महाभियोग की प्रक्रिया में मनोनीत और निर्वाचित दोनों भाग ले सकता है, लेकिन चुनाव में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता, ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो महाभियोग में निर्वाचित और मनोनीत दोनों सदस्य भाग लेते हैं संसद के किसी भी सदन के। संसद के किसी भी सदन के निर्वाचित ये भी भाग लेते हैं। राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दिया है राज्य विधानसभा, ये गलत होगा। इसमें राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य या फिर मनोनीत भाग नहीं लेते, इसमें केवल संसद का, ठीक है। दिल्ली एवं पुदुचेरी इसका भी भाग नहीं लेता, लेकिन चुनाव में भाग लेता है। चुनाव में ये भी भाग लेते हैं, ये भी भाग लेते हैं, लेकिन महाभियोग में यहाँ पर केवल 1 और 2 भाग लेता है, 3 और 4 भाग नहीं लेता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में दिया है 3 और 4। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एकरा किसकी राजधानी है? तो साथियों एकरा जो है ये किसकी राजधानी है? तो इसका सही जवाब है घाना। घाना की राजधानी है एकरा या फिर अक्रा, ये घाना की राजधानी है, ध्यान रखिएगा। सेनेगल की राजधानी कहाँ पर है? डकार। दरोगा में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। युगांडा की राजधानी कंपाला। बलवंत राय मेहता कमेटी किससे संबंधित है? कई बार बता चुके हैं, इसमें ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे। ये पंचायती राज से संबंधित है। किससे? पंचायती राज से। कोसी नदी बिहार के किस शहर में गंगा नदी से मिलती है?
कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। ठीक है, ये नेपाल में हनुमान नगर के पास भारत में प्रवेश करती है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे पूछे कोसी नदी कहाँ पर भारत में प्रवेश करती है तो ये हनुमान नगर के पास भारत में प्रवेश करती है। नेपाल में हनुमान नगर है, वहीं से भारत में प्रवेश करती है। और कटिहार जिले में कुर्सेला के पास, कहाँ पर? कुर्सेला, देखिए सी ऑप्शन में दिया है, कटिहार में कुर्सेला स्थान है, वहीं पर गंगा नदी में मिल जाती है कोसी नदी। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखिएगा। दिए गए निम्न संतों के कालक्रम को क्रमिक रूप से सजाएं। तो यहाँ पर आपको फटाफट से लगा देते हैं इसका आंसर। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले रामानुजाचार्य हो जाएगा, ठीक है, 11वीं शताब्दी, 11वीं सदी। फिर चैतन्य महाप्रभु हो जाएगा 15वीं शताब्दी, ठीक है, 15वीं शताब्दी। फिर गोस्वामी तुलसीदास हो जाएगा 16वीं शताब्दी। और फिर लास्ट में नामदेव जी 17वीं शताब्दी। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, फिर 1, 2 1 देखिए यहाँ पर केवल डी ऑप्शन में दिया है, 2 के बाद 1, चलिए इसमें भी है। तो 2 1 उसके बाद आपका 3, तो 2 1 3 यहाँ पर देख सकते दिया हुआ है, इसको याद कर लीजिए। ये भी क्वेश्चन दरोगा में पूछा हुआ है। अलीनगर की संधि किनके बीच हुई थी? तो ये जो है ब्रिटिश और सिराजुद्दौला के बीच में हुई थी अलीनगर की संधि। प्लेइंग इट माई वे, इसके रचनाकार कौन है? आंसर है सचिन तेंदुलकर। मुगल मेवाड़ संधि कब हुआ था? तो मुगल में जहांगीर थे और मेवाड़ में कौन थे? अमर सिंह। तो ये हुआ था 1615 में। मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे? बताइए, मंगल पांडे किस नेटिव इन्फेंट्री से जुड़े हुए थे? तो 34वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 34वीं दिया है, सी ऑप्शन सही है। मंगल पांडे को फांसी कब दिया गया था? आप लोग कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन, बैलाडीला खान किस लिए प्रसिद्ध है? तो ये लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, लौह अयस्क के लिए। कहाँ पर बैलाडीला है? छत्तीसगढ़ में बैलाडीला है, ठीक है। प्रोजेक्ट 75-1 किससे संबंधित है? तो ये जो संबंधित है किससे? पनडुब्बी से, पनडुब्बी से संबंधित है। ब्रॉन्ज किस तत्व का मिश्रण है? ब्रॉन्ज यानी कि कांसा, कांसा। तो कांसा बना आता है कॉपर और टीन से। तो यहाँ पर देखिए दिया है कॉपर टीन, कॉपर जिंक से पीतल बनता है। पश्चिमी घाट में प्रचलित कुद्रेमुख किससे संबंधित है? तो ये पर्वत चोटी है कुद्रेमुख, ठीक है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। पश्चिमी घाट में कुद्रेमुख क्या है? एक पर्वत चोटी है। भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सॉरी, कहाँ पर है? तो ये है आपका किबुल लामजाओ, किबुल लामजाओ नेशनल पार्क एकमात्र तैरता हुआ है, ठीक है। ये कहाँ पर है? लोकटक झील पर स्थित है। और कहाँ पर है? मणिपुर में। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा है? तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, राजस्थान है। जनसंख्या में सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश। आगे देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। आई ईट ए बनाना एवरी डे, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो यहाँ पर देखिए ईट V1 है, यानी कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट का इम्परफेक्ट में बदल जाता है, यानी कि इसमें ईजामार होगा। तो यहाँ पर क्या होगा? बनाना आगे होगा ए बनाना। तो यहाँ पर ए बनाना आगे करते, इसमें हैज भी नहीं, तो होगा नहीं। इसमें वाज है, ये भी नहीं होगा। इसमें हैड है, ये भी नहीं होगा। बचा आपका इज। तो ए बनाना इज ईटन बाय मी एवरी डे। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, ठीक है। एक समान वृत्तीय गति में निम्न राशि स्थिर रहती है। अब वृत्तीय गति का उदाहरण आप लोग ले लीजिए, घड़ी। तो घड़ी का जो सुई है वो इसमें स्थिर क्या रहता है? तो घड़ी का सुई अगर आप लोग देखेंगे तो घड़ी का सुई जो है, अगर हम सेकंड को मान लेते हैं तो वो दिशा बदलते रहता है, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे, कभी यहाँ पे। तो दिशा बदलेगा तो संवेग बदलेगा, संवेग बदलेगा त्वरण भी बदलेगा, ठीक है। त्वरण बदलेगा, वेग भी बदलेगा, ये तीनों बदलेगा अगर दिशा बदलेगा तो केवल यहाँ पर चाल स्थिर होगा। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है, चाल। चाल का आने का मतलब मान लीजिए
घड़ी का जो सेकंड वाला सुई है वो एक समान चाल से चलता है। ठीक है, हर एक सेकंड का स्पीड देखेंगे वो कुछ निश्चित दूरी तय करता है, हर एक सेकंड में उसका चाल जो है ये सेम ही रहता है। तो चाल नहीं बदलेगा, बाकी वेग, संवेग, त्वरण ये बदलेगा। गंगा के निचले मैदान किस फसल के लिए आदर्श परिस्थिति प्रदान करते हैं? तो सेशन का आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जूट के लिए। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, जूट के लिए। चावल और जूट की फसल की खेती के लिए ये अच्छा है, तो यहाँ पर जूट दिया है, ए ऑप्शन सही है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जूट का उत्पादन होता है? पहले नंबर पर कौन है और दूसरे नंबर पर कौन है? तो चलिए आज के लिए इतना ही।